आज की क्लास हमारा यह ज्योग्राफी पे होने वाली है। ज्योग्राफी में यह हम तीसरा पार्ट लेकर के प्रेजेंट है आपके सामने। इससे पहले दो क्लास हम ऑलरेडी जो है सो इस पे बना चुके हैं। यह क्लास 9th का होने वाला है। क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर जो है सो पहला था, भारत का आकार एवं स्थिति। इसके बारे में हम बता रहे थे, सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। पहले पार्ट में हमने जितना भी थ्योरी था उसको बता दिए थे। सेकेंड पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी वन लाइनर बन रहा था उसके बारे में बता दिए थे। आज के जो थर्ड पार्ट होने वाली है वो मेरा 3 अंक या फिर 5 अंक के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, यानी कि इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसकी आज जो है सो क्लास है। तो इसमें आप 9th क्लास के 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी के लिए यह जो है सो क्लास बिल्कुल ही अच्छी होने वाली है, क्वालिटी पूर्ण होने वाली है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीडीएफ की मदद से हम आपको जो है सो हर चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आएगा ऐसा हम उम्मीद भी रखते हैं। चलिए अब समझते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। समझिए यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। जैसा कि हमने बोले थे कि इसका एक ट्रिक भी होता है कि रुक, चीन, अब अमेरिका। इसमें जो रुक होता है, रूस याद रखना है आपको, रूस। कॉस से ध्यान में रखना है कनाडा। ठीक इसी प्रकार से आपको जो है सो यहाँ पर दिया गया है 6 देश ऐसा है जो भारत से बड़ा है। तो भारत से बड़ा 6 देश का नाम क्या है, उस देश का नाम जान लीजिए। और 7वें नंबर पे अपना प्यारा सा देश भारत आता है। जैसे पहले स्थान पे रूस आ जाता है, दूसरे पे कनाडा आ जाता है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका हो जाएगा, 4 नंबर पे चीन, 5 नंबर पे ब्राज़ील और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वें स्थान पे अपना प्यारा सा देश भारत भी आ जाता है। कौन सा आ जाएगा, तो अपना भारत भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है भारत के स्थान जो है वो 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत से बड़े बड़े 6 देश और भी है, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्रम वाइज कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि रुक, चीन, अब अमेरिका के ध्यान से कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी 6 देश हो जाएगा जो भारत से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या कहता है अगला कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम बताइए। यह नाम हमने आपको बताए भी थे, इसका एक ट्रिक भी हमने बता दिए थे आपको। क्या ट्रिक था, तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये आपका ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार आपसे पूछा जाएगा भारत के वो कितने राज्य है जिससे करके कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है 8। लेकिन जब उसका नाम पूछा जाएगा वो 8 राज्य कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है एक ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे मी से ध्यान में रखना है, मॉर्चकर मी से ध्यान में रखना है आपको क्या चीज़, तो मिजोरम। मी से क्या याद रखना है, मिजोरम। त्रौ से ध्यान में रखना है त्रिपुरा, त्रौ से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। पौ से ध्यान में रखना है पश्चिम बंगाल और रौ से ध्यान में रखना है आपको राजस्थान। 4 राज्य तो यहाँ से हो गया। फिर से एक बार इसको चालू देखिए, या फिर पहले इसको देख लीजिए, फिर एक बार एक राउंड फिर बता देंगे। गौ से आपका हो जाएगा गुजरात, मौ से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य यहाँ से भी आ गया, आपने देखे, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और झार टोटल जो लिखा हुआ, झार से मतलब झारखंड आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 राज्य इस प्रकार से हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। मौर सीकर मी से आपका मिजोरम हो जाएगा, त्रौ से त्रिपुरा हो जाएगा, पौ से पश्चिम बंगाल हो जाएगा और रौ से राजस्थान हो जाएगा, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 राज्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से 8 राज्य है, जो कि आपको यहाँ पर क्रम से लिखा हुआ भी है। आप अब जो है सो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। इन्हीं 8 राज्यों का नाम याद रखना है। ट्रिक जो हमने बताया उस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, और ऐसे लिखा हुआ है इससे भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको जो है सो हल कराया जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 5 अंक तक का पूछा जा सकता है। सभी बोर्ड वाइज अलग अलग भी होता है। यह बिहार बोर्ड के लिए भी है, झारखंड बोर्ड के लिए भी है, उत्तर प्रदेश के लिए भी है, मध्य प्रदेश के लिए भी है। सभी बोर्ड के लिए क्वेश्चन जो है सो पूछी जाती है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 3 नंबर की, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है। भारत की जो तट रेखा वो कितनी लंबी है, इसके 2 लाभों को उल्लेख कीजिए। इसका क्या लाभ है, उसके 2 लाभ को उल्लेख करना है।
तटरेखा की जब लंबाई पूछी जाएगी तो इसके लिए बताना है कि भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर है। जबकि इसमें हमने बोले थे कि 6100 किलोमीटर जो आपका लंबाई पड़ता है तटरेखा का, वो मुख्य भूमि का पड़ता है। कितना पड़ता है, तो मुख्य भूमि का, जो कि भारत के दक्षिणी एरिया है ना, जैसे मान लेते ये भारत के दक्षिण भाग है, या भारत के कौन सी पार्ट हो जाएगा, तो दक्षिण वाला पार्ट हो जाएगा। तो दक्षिणी पार्ट में क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जलीय भाग है, इसकी लंबाई कुल कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। अब 6100 किलोमीटर में से आप जैसे इस 7516 में से 6100 को घटा देंगे तो आई थिंक ये 1416 बचेगा, 1416.6 या 1416.6 जो है वो द्वीपीय खंड जो हमारे भारत का है, ये लक्षद्वीप है, और इधर से अंडमान निकोबार आ जाता है, उसकी लंबाई कुल मिलाकर के 1416 ये भी हो जाता है। इसको और इसको दोनों को जब ऐड कर देते हैं तब जा कर के कुल लंबाई निकल के आता है तटीय लंबाई, जो कि 7516.6 किलोमीटर का होता है। तो ये भी आपको फैक्ट को ध्यान में रखना है कि कितनी लंबाई है इसकी, तो 7516 किलोमीटर की है। हमने दोनों कंडीशन में बता दिए कि कब 6100 होगा और कब 7516 हो जाएगा। अब इसके दो लाभ बोलना है, तो लाभ में पहला लाभ आपको बता देना है कि बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाह को स्थापित करने में मदद मिलती है, क्योंकि तट रहेगा तो बंदरगाह को स्थापित करने में, क्योंकि होता क्या है कि विदेशों के साथ अगर व्यापार होती है ना, तो वहाँ से जहाज़ में भर भर के जो प्रोडक्ट लाया जाता है, या फिर अपने देश का जो भी प्रोडक्ट है उसको दूसरे देश भेजना होता है, तो हम लोग सीपोर्ट का ही यूज़ करते हैं, जो कि बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो बंदरगाह को स्थापित करने में भी मदद मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, तो ये बंदरगाह भारत के लिए जो है विदेशी व्यापार द्वार होता है, विदेशी व्यापार का द्वार होता है, क्योंकि यहीं से रिसीव भी होती है प्रोडक्ट और यहीं से एग्जिस्टिंग भी होती है। एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट जैसी कहानी आपने सुने होंगे, दो वर्ड, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट, तो ये यहीं से होती है। दूसरा क्या है इसका लाभ, कि इसका दूसरा लाभ है कि मत्स्य उद्योग को विकसित करने में सहायता मिलती है। जो मत्स्य उद्योग, इट मीन्स कि मछली का जो पालन होता है ना, यह भी एक उद्योग के रूप में ही देखी जाती है, और इसका भी जो है सो विकसित में सहायता मिलती है। इस उद्योग में हज़ारों मछुआरों को रोजगार मिल जाता है, क्योंकि मछली पकड़ने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जैसे मल्लाह का काम होता है मछली पकड़ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्लाह ही केवल पकड़ेगा, दूसरे व्यक्ति भी पकड़ सकता है, लेकिन ऐसे देखा जाता है बेसिकली। तो मल्लाह लोग जो है सो मछली पे पकड़ते हैं, उसी को बेच करके अपनी जो है सो जीविका चलाते हैं, तो इसको जो है सो रोजगार भी मिल जाता है। तो ये जो है सो इसका तटीय सीमा रेखा की लंबाई इतनी होने के नाते ये लाभ भी दो को दे दिया गया है कि इससे बिजनेस भी होता है यहाँ से सीपोर्ट बना करके, और मत्स्य पालन के लिए भी यहाँ पे उपयोग कर लिया जाता है। तो यह जो है सो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आंसर इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, यही क्वेश्चन को आप लिखिएगा एग्जाम में, तो आपको नंबर जो है सो पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है। क्योंकि इसमें देखिए होता क्या है कि हमने बोले थे कि भारत की जो जैसे मान लेते ये अपना भारत के दक्षिणतम पार्ट है, एक सेकेंड, भारत का ये दक्षिणतम पार्ट है, यहाँ पर जो है ये वाला उत्तर का पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पड़ जाता है गुजरात, यहाँ पे पड़ जाता है, इसको और अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे पड़ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है सो यहाँ पर 2 घंटा सूर्योदय पहले हो जाएगा, 2 घंटा क्या हो जाएगा, तो पहले सूर्योदय हो जाएगा, यानी सूर्य भगवान पहले निकल जाएंगे, जबकि यहाँ पे 2 घंटा बाद सूर्योदय होगा। तो ये रीज़न क्या है, तो रीज़न यहाँ पर यही है कि सूर्योदय जो है सो पूर्व साइड से होती है, और इसकी किरण जो है सो यहाँ पर पहले ही पहुँच जाती है। जो क्षेत्र पहले आता है वहाँ पर सूर्योदय पहले हो जाती है। थोड़ा सा दूर होने के नाते जो है सो इसकी लंबाई बोल लेते हैं कितना होती है, तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इतनी डिस्टेंस होने के नाते इस सूरज को प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में जस्ट 2 घंटे के समय लग जाता है। बाकी इसका आंसर देखिए, इसमें भी आपको समझ में आएगा, इसमें और जो है सो अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। जैसे कहते हैं कि भारत का पूर्वी देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से लेकर पूर्व है, जबकि पश्चिमी भाग जो है इसका देशांतर डिग्री जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। इस प्रकार यह विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर हो जाता है यहाँ पे। अगर इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो इसका लगभग में 30 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पॉइंट में कुछ आ जाएगा, एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन लगभग 30 डिग्री का है। अब यह 30 डिग्री का जो अंतर यहाँ पर देखने को मिला है, इसके लिए बताना है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अगर सूर्य 1 डिग्री देशांतर को अगर पार क्रॉस करता है तो उसको टाइम कितना लग जाता है, तो 4 मिनट का टाइम लग जाता है 1 डिग्री को क्रॉस करने में। जबकि इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री दिया गया है। तो 30 गुने 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 4 12 120 हो जाएगा, मतलब 120 मिनट लगता है।
मिनट। अब इस मिनट को हम अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे, मतलब ये 2 घंटा का टाइम लग जाएगा। अब इस प्रकार से देखिए 4 गुने 30 बराबर 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का टाइम जैसे इसको लग जाता है। तो यही रीजन है, आप इस रीजन को ध्यान में रखना है। इस मेन पॉइंट तो यहाँ पर है कि इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से, और कहाँ है तो 68 डिग्री 7 मिनट, दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री का है। और 1 डिग्री पार करने में, सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का टाइम लग जाता है। इसलिए 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितना लग जाएगा, तो 30 गुने 4 लग जाएगा, मतलब हो जाएगा 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब है कि 2 घंटा टाइम इसमें लग जाएगा। बस इतनी बात आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भारत जो है उसको मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि जीएमटी लाइन पूरे वर्ल्ड में है ही। तो फिर जो है सो इसका जो है सो मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ता है। तो इस आवश्यकता के बारे में आपको बताना है कि क्यों पड़ता है। तो इसके लिए बताना है कि पहला पॉइंट, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के मध्य जो है सो 30 डिग्री का अंतर है। अंतर होने के कारण वे जो है सो जरूरत होता है, एक कारण। दूसरा है यह कि यह अंतर समय के अनुसार लगभग 2 घंटे के बराबर है, 2 घंटे में डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है कि समूचे देश में व्यवस्थित रखने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही। अतः 82 डिग्री जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया है। अगर इसको नहीं माना जाएगा तो होगा दिक्कत क्या, कि मान लेते हैं कि सूर्योदय जो है सो अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे के बाद होता है। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, अगर यहाँ पे 2 घंटा जो है सो पहले हो गया तो यहाँ के लोग जल्दी उठ जाएगा, अपने जो भी फ्रेश करने के काम होता है, खाना बनाने का, लंच बॉक्स वगैरह वगैरह काम पे ड्यूटी पे जाने का, या फिर परेड करने का, जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस और झंडा तोलन की जो प्रक्रियाएँ होती हैं उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते सूर्योदय 5 बजे ही हो जाएगा तो 2 घंटा के बाद ये सब जो है एकदम फ्रेश होकर के 7 बज जाएगा। 7 बजे अपने ड्यूटी पे जाने के लिए, काम करने के लिए, झंडा तोलन, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो भी है उसके लिए रेडी हो जाएगा। जबकि यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि यहाँ तो अभी सुबह ही हुआ है, सब सो के उठ ही रहा है। अब यहाँ पर पता चलेगा सब फ्रेश होने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर सब जो है अपने अपने क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। तो फिर दोनों में जैसे डिफरेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि हमारे नेशनल जो भी फेस्टिवल होगा उसको कहेगा सुबह का 7 बजे जो है सो इसको जैसे इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग होगा वो 7 बजे तक तो फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय 5 बजे हो गया है, तो ये फ्रेश हो जाएगा और नेशनल एंथम वगैरह जो भी होता है उसके लिए रेडी है। लेकिन बेचारे यहाँ के साथ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ यहाँ तो 7 बजे सूर्योदय ही हो रहा है, तो सो के सब उठ ही रहा है। तो अभी फ्रेश कब होगा जो है सो फेस्टिवल में शामिल होगा। तो इसीलिए बीच में एक रेखा बनाया गया है जिसको 82 डिग्री नाम दिया गया, 82 डिग्री और 30 मिनट, जो कि मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यह क्या करता है कि दोनों तरफ के समय को बैलेंस्ड करके चलती है, इसलिए इसको जो है सो मानक समय रेखा की आवश्यकता पड़ता है भारत को। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, इस चीज़ों को भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है भारत के विभिन्न देशों के संपर्क के कारण किन चीज़ों की आदान प्रदान हुआ है। अगर भारत किसी दूसरे देशों के साथ संपर्क किया है तो कौन कौन से वो प्रोडक्ट है, वस्तु है जिसका आदान प्रदान यानी कि इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट हुआ है। मतलब भारत से कुछ वस्तुएं गया भी है विदेश, और विदेश से कुछ वस्तुएं भारत में आया भी है, उसके लिए बताना है। तो आंसर देखिए, भारत से विभिन्न देशों में जाने वाली वस्तुएं एवं विचार, जो वस्तुएं भारत से दूसरे देश में गया है यानी कि एक्सपोर्टिंग हुआ है, उसके बारे में बताया गया कि वस्तु क्या है और विचार क्या था। जैसे उपनिषदों के विचार गए हैं, हमारे भारत में उपनिषद हुआ करते थे, इसका विचार जो है पूरे विश्व में फैला है। रामायण तथा पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो भी दूसरे देशों में गया है। दूसरा, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली जो था, भारतीय जो अंक था और दशमलव प्रणाली जो आर्यभट्ट साहब ने हमने देखे थे कि दिए थे, शून्य की खोज वगैरह जो किए थे, वो सभी यहाँ पर बताया गया है, तो उसके बारे में समझना। ये सभी भारत से गया है। और क्या गया है, तो मसाला गया है और मखमल गया है, मलमल गया है यानी कि मखमल रुई जो होती है, ये सभी एक्सपोर्टिंग किया गया जो भारत से किसी दूसरे देशों में गया है। जबकि दूसरे देशों से, जैसे विभिन्न देशों से भारत में आए जो चीज़ हैं उस चीज़ का नाम, जैसे यूनानी स्थापत्य कला भारत में आई है। यूनानी स्थापत्य कला कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूर्ति कला है, मूर्ति बनाने की जो कलाकारी है, स्थापत्य या फिर जो भी किला वगैरह बनाया जाता है, बड़े बड़े जो भवन होते हैं जैसे कि लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, ये सभी जो स्थापत्य की कलाएँ जो है वो भारत में नहीं थी, दूसरे देशों से आई है यहाँ पे।
साथ ही साथ यहाँ पे कहते हैं कि पश्चिमी एशियाई से वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का विचार भी भारत में आए हैं। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना कि क्या चीज़ भारत में आया है और क्या चीज़ भारत से गया है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख, एक सेकंड। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा उसमें जूम आउट हो गया था। अब उसके बाद यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको समझ लीजिए। कहता है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे पहला इसमें कहता है पड़ोसी राष्ट्रों के नाम और उसकी दिशा भी बताना कि किस दिशा में वो पड़ता है। जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। और उत्तर दिशा में भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो चीन हो जाएगा जो कि तिब्बत में भी है, और तिब्बत भी है, नेपाल है, भूटान, ये सभी उत्तर दिशा में पड़ता है। पूर्व दिशा में कौन पड़ता है, तो म्यांमार पड़ता है और बांग्लादेश पड़ता है। जबकि दक्षिण भारत में कौन पड़ता है, तो आपका श्रीलंका पड़ जाएगा और मालदीव पड़ जाएगा। तो ये आपका क्या है, तो भारत के पड़ोसी देश हैं। इस पड़ोसी देश का नाम भी आपको जो है ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या हो जाएगा, तो बचपन में भी ये पास, इसको हम क्या कहेंगे, बचपन में BA पास को छोड़ भी सकते हैं, BA तक लिखेंगे वो भी चलेगा। बचपन में BA पास मतलब ये हो जाएगा, ब से बांग्लादेश हो जाएगा, च से चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, N से नेपाल हो जाएगा, M से म्यांमार हो जाएगा, और B से भूटान हो जाएगा, A से अफगानिस्तान हो जाएगा। ये 7 देश ऐसे हैं जो स्थल या सीमा रेखा बनाती है भारत के साथ, और 2 ऐसे देश हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव, वो जलीय सीमा बनाती है भारत के साथ। तो कुल मिलाकर के 9 ऐसे देश हैं जो कि भारत की सीमा बनाता है। लेकिन इसमें जो है सो डायरेक्शन के साथ, दिशा के साथ बताया जाना था, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है इसी में। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का अब ये लास्ट होने वाला है क्वेश्चन। उसके बाद जो है सो इस वीडियो को यहीं पे हम अंत भी करेंगे। जैसे हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। जो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है उसको लाभ किस प्रकार से प्राप्त होता है ये बताना है। जैसे उत्तर में आंसर देना है कि हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तट रेखा इतनी लंबी नहीं है। यानी कि हिंद महासागर में ऐसा कोई देश है ये नहीं है जिसकी लंबाई तट रेखा इतनी लंबी है, इसलिए भारत ही आता है। दूसरी बात यहाँ पर दिया है कि समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर के गुजरते हैं, जिसकी लाभ भारत को ही होता है। अब भारत से होकर के अगर गुजरता है तो उसका लाभ भी, प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, तो भारत को मिल ही जाता है। तीसरा पॉइंट, इन सभी लाभों से भारत से जुड़े होने के कारण भारत के नाम पर ही महासागर का नाम जो हिंद महासागर रखा गया है। यह जानकारी हमने आपको पहले ही दिए थे कि एक ही मात्र जो है सो अपना भारत है, जिस भारत के नाम पर जो है सो हिंद महासागर नाम रखा गया एक सागर का। और इसका रीजन भी बता दिया गया है कि सभी व्यापारी जो है सो भारत से ही होकर के होता है मैक्सिमम, और इसका लाभ भी भारत को ही मिलता है, इसीलिए इसका नाम जो है सो हिंद महासागर रख दिया गया है। तो यह जो है सो आपका जो है सो जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था वो हमने कवर कर लिए। अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम MCQs के बारे में करने वाले हैं क्लास। तो MCQs में भी आप लोग जो है सो हिस्सा जरूर लीजिएगा। यहाँ से आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि यह अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। कैसा लगा क्लास आप हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट अगर सकारात्मक होती है तो हमें इस काम को करने में मोटिवेशन मिलता है और हम जो है सो इसमें मेहनत करते हैं। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नए हैं जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस प्रकार की पढ़ाई को कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छी जानकारियों को रख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।